हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी भर्ती 2021 23 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के जो 25 क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे वो सभी प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं, पूरे विस्तार पूर्वक सभी फैक्ट में बताने वाला हूं। आगामी जिसका भी एग्जाम होगा उसके लिए तो लाभदायक होगा ही, और जो एग्जाम दिए होंगे 23 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में वो अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आप 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हूबहू वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। काफ़ी अभ्यर्थी ने ये प्रश्न भेजा है और मैं आपको बता दूं, मैं अब डेली बेसिस पर प्रश्न कराने वाला हूं और हर शिफ्ट का प्रश्न कराने वाला हूं। पहले वो जो एग्जाम हो गया उसका भी, और अब लगातार जो एग्जाम होगा उसका भी। तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा जिनका भी एग्जाम है, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था 19वां एससीओ समिट की अध्यक्षता किसने किया था। एससीओ मीन्स होता है संघाई सहयोग संगठन, और 19वां संघाई सहयोग संगठन समिट की अध्यक्षता भारत ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आगामी एग्जाम के लिए कि 20वां जो सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया था 2020 में ही ये किया गया था। ये किया गया था रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा। तो ये याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति कौन है, पुतिन है अभी भी। और 20वां कब किया गया था, 2020 में किया गया था। और किसने किया था, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन। अब 21वां भी हो चुका है, और 21वें से क्वेश्चन आपको बनने वाला है, लगातार बन रहा है क्वेश्चन। देखिए 21वां संघाई सहयोग संगठन की जो अध्यक्षता किया गया है ये ताजिकिस्तान द्वारा किया गया है, और इसकी राजधानी में आपको बैठक हुआ था, जहां पर इसकी राजधानी कहां पर है, दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी कहां पर है, दुशांबे है, जिसका 21वां शिखर सम्मेलन की बैठक हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा। अध्यक्षता किसने किया था, ताजिकिस्तान ने किया था। और इसी में पहले 9 आपको मेंबर नहीं थे, पहले 8 ही मेंबर थे, लेकिन 2021 में 9वां मेंबर मिल गया आपको, किसका, एससीओ का। तो एससीओ का 9वां मेंबर कौन बना है, ईरान बना है। याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ईरान बना है। मैं आपको एससीओ के बारे में बता देता हूं, यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है कि एससीओ का 9वां मेंबर कौन बना है, ईरान। और इससे पहले शुरू से ही एससीओ के मेंबर भारत और पाकिस्तान नहीं है। भारत और पाकिस्तान कौन कब मेंबर बने थे एससीओ का, तो 2017 में बने थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। 2017 में आपको भारत और पाकिस्तान ने एससीओ की आपके सदस्यता ग्रहण की थी। अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि आखिर एससीओ जो है इसकी स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका जो स्थापना हुआ था ये 2001 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये चाइना के बीजिंग में है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में संघाई भी होगा, संघाई नहीं लगाना है, नाम है इसका संघाई सहयोग संगठन, लेकिन इसका आपको मुख्यालय देखिएगा कहाँ पर पड़ता है, तो मुख्यालय बीजिंग चाइना में पड़ता है। ठीक, चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन है। वह राज्य बताना है जिसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। ये था अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको पड़ता है, यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले सूरज यहीं पर निकलता है, और इसके 2 घंटे बाद सूरज कहाँ पर निकलता है, गुजरात में। तो सबसे पश्चिमी कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले सूरज निकलेगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पहले डूबे भी कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ पर निकलेगा, गुजरात में, और सबसे बाद में डूबेगा भी सूरज गुजरात में। एक्स्ट्रा फैक्ट में इसलिए बता दिया, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अब देखिए, जनसंख्या के बारे में जब क्वेश्चन दे देता है तो कुछ फैक्चुअल 30 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, जो कि एग्जाम में बार बार घूमेगा और आपके भी एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले कि जनसंख्या के बारे में जो जनगणना दिया गया है ये कौन से सब्जेक्ट में है, तो ये आपको केंद्र वाला जो सूची है उसमें दिया है। जनसंख्या कराना केंद्र सरकार का दायित्व दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। केंद्र सूची का मतलब केंद्र सरकार का ये आपको सब्जेक्ट है। और ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 246 में दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो कुछ लंबा होगा, लेकिन जितना भी जानकारी दूंगा एकदम फैक्चुअल दूंगा। और अभी तक जितना एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम का मैं क्वेश्चन जुटा रहा हूं, और सभी एग्जाम का मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आपने जिस दिन जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है बस वो शिफ्ट का क्वेश्चन छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा जेन्युइन क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आया है, और आगे जो आ सकता है वो भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, भारत की जनगणना कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले भारत की जनगणना जब हुआ था 1872 में हुआ था, और ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। अब देखिए, नियमित अगर दे दे, सबसे पहले देता 1872। अगर ये देखिए नियमित मीन्स कि हर 10 साल पर जनगणना शुरुआत हो गया था, तो नियमित जनगणना 1881 से शुरुआत होता है, और लॉर्ड रिपन के शासनकाल से स्टार्ट होता है। ठीक, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, ये बात आप सभी लोगों को पता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये इसलिए मैं करा दिया क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किस साल को जनगणना महाविभाजक कहा गया, किस साल को जनगणना महाविभाजक कहा गया, तो 1921 को कहा गया। आखिर क्यों, क्योंकि इस समय जनसंख्या जो था भारत का पूरा अब घट गया था। क्योंकि अब देखिएगा बहुत से अकाल पड़े थे बंगाल वाला उड़ीसा वाला क्षेत्र में, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। ठीक, इसलिए इसे महाविभाजक साल कहा जाता है। ठीक, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था, तो भारत में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था।
किस काल को जनगणना का लघु विभाजक कहा जाता है? लघु विभाजक क्यों कहा जाता है? इसके बाद तीव्र गति से जनगणना बढ़ा था, ठीक, ये हो जाएगा 1951 आजादी के बाद, ये याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या पूछ सकता है एकदम टू द पॉइंट। 2011 की जनगणना के अनुसार ये कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अरब 21 करोड़, यहाँ पर देखिए ये लाख में आपको दिया हुआ है 5,69,573, तो 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 व्यक्ति, ये 2011 की जनगणना। अभी तो 130 करोड़ से भी ऊपर हो चुका है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या के अध्ययन को। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 प्रश्न, माफ कीजिएगा, कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे इसमें, और इसके बारे में जानकारी दिया हुआ था, ये आपको 2011 वाला जनगणना में। जनगणना का शुभंकर क्या था 2011 का? तो ये था पर्यवेक्षक शिक्षिका, पर्यवेक्षक शिक्षिका, ये आपको जनगणना का शुभंकर। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? जो सबसे पहले जब जनगणना हुआ था उस समय जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फ्लाडेन थे, ठीक, ये याद रखिएगा, डब्ल्यू फ्लाडेन। आपको पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो RS गोपाल स्वामी, जो कि 1949 से 53 के बीच में थे, और आपको आजादी के बाद 1951 में जनगणना हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कितनी बार जनगणना हुआ है? देखिए नियमित जनगणना से अगर स्टार्ट किया जाए, मतलब शुरू से जब जनगणना हुआ है उससे भी बोले, तो ये 15 बार हो चुका है। लेकिन अगर बात करें आजादी के बाद तो अभी तक 7 बार हो चुका है आजादी के बाद, ये ध्यान में रखिएगा। हर 10 साल के बाद जनगणना आपका होता है, ठीक। तो आज आजादी के बाद 7वीं जनगणना था 2011, और आपसे ये पूछे कि आजादी से पहले से कितना हो गया है, तो सब मिलाकर तो 15 बार जनगणना हुआ है, ठीक। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त आपको बताना है, तो डॉक्टर C चंद्रमौली, ये आपको वर्तमान में जनगणना आयुक्त है 2011। दासकीय वृद्धि दर कितना है? तो देखिए 10 साल में जो वृद्धि दर होता है उसे दासकीय वृद्धि दर, और 10 साल में आपको जनगणना होता है तो ये हो जाएगा आपको 17.7 हो जाएगा, ये आपको 10 के वृद्धि दर हो जाएगा, ठीक। ये इतना दर से आपको बढ़ा हुआ है जनसंख्या। वार्षिक वृद्धि दर, अब देखिए वार्षिक वृद्धि दर जब देवे तो 1.64 हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में कितना वृद्धि हुआ है तो ये आपको वार्षिक कहलाता है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसमें आप अगर आप लगाते हैं तो आराम से लगाइए कि 1.64। कुल साक्षरता दर कितना है? कुल साक्षरता, भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? 73% है, ये बात ध्यान में रखिएगा, 73%। लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पर पुरुषों, 1000 आपको महिलाओं पर पुरुषों की संख्या देखा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर देखिए 943 है, मीन्स 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं? तो 943 ही लिंगानुपात बोला जाता है। शिशु लिंगानुपात जैसे 0 से 6 वर्ष के बीच में जो आपको है उसमें देखा जाता है कि 1000 पर कितना लड़की है, तो ये 919 है, जो कि बहुत ही कम यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए अब यहाँ से जनसंख्या घनत्व आ गया, आपकी जनसंख्या घनत्व पूछा हुआ था कि सबसे कम कौन है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बोरिंग लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि जितना जल्दी हो सके 25 क्वेश्चन ये बता दें। देखिए मैं फैक्चुअल इसलिए बता रहा हूँ, आगामी जो भी स्टूडेंट का एग्जाम होगा वो इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक, और उनको डायरेक्ट ये फायदा देखने को मिलेगा। तो इसमें सबको लेकर मैं चल रहा हूँ, आधे घंटे में देखिएगा आपका सभी प्रश्न मैं बता दूंगा 25 का 25। अब अगर चाह रहे हैं कि मैं हिंदी का भी सभी प्रश्न बताऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा हिंदी का भी सभी प्रश्न लाने के लिए। वैसे अभी तक जितना एग्जाम हुआ है सभी का मैं आपको कराने वाला हूँ, आगामी भी एग्जाम का सभी प्रश्न मैं करा दूंगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 382 है, ये याद कर जाइएगा, ये एग्जाम में आपका टपकने वाला क्वेश्चन है। फिर आपका दे देगा स्वार्थिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल में है लिंगानुपात स्वार्थिक, 1000 पुरुषों पे 1084 लिंगानुपात है यहाँ पर, मतलब महिलाएं हैं। लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में? हरियाणा में है, 1000 पुरुष पर 879 मात्र आपको महिलाएं हैं, ये याद रखिएगा। स्वार्थिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो अभी आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर पांडुचेरी में हो जाएगा 1037, मतलब 1000 पुरुषों पे 1037 आपको महिलाएं हैं। आप पूछ सकते हैं न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित राज्य में दमन और दीव हो जाएगा 618 आपको, दमन दादर और नगर हवेली, दमन और दीव मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बन गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व जो है ये किस राज्य में है? तो जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज्यादा है। आपकी ये क्वेश्चन पक्का टपकने वाला है, क्योंकि आपको 23 को पूछ चुका है, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको जो अभी मैं करा रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, लेकिन ज्यादा कहाँ पर है? बिहार में। कितना है? 1106 लोग प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर रहते हैं, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग मात्र रखते हैं, और कहीं कहीं तो 1 लोग भी 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित राज्य पूछ रहा है, तो स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, जहां पर प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,320 लोग रहते हैं, ठीक। स्वार्थिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो स्वार्थिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना था 2011 जनगणना के अनुसार? तो 19 करोड़ 98 लाख के करीब था। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पर लोकसभा के भी सीट ज्यादा होगा, राज्यसभा के भी सीट ज्यादा होगा, विधान परिषद का भी सीट ज्यादा होगा, और विधानसभा का भी सीट ज्यादा होगा, क्योंकि आपको जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही सीट डिवाइड होता है। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है? तो न्यूनतम सिक्किम का है, यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम का 6 लाख 10 हजार के करीब है
न्यूनतम जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश राज्य आपको पूछ रहा है, केंद्र शासित राज्य जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या हो किस राज्य में है, तो ये दिल्ली में है। निम्नतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा अरबियन सी में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर जनसंख्या घटी है, नागालैंड है, जो कि 0.6% के हिसाब से घटी है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा, केरल है, जहाँ पर 94% साक्षरता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है, सबसे निचले पायदान पर, यहाँ पर जो साक्षरता है 61.8% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षर राज्य कौन सा है, ऐसा आपको केंद्र शासित राज्य बताना है जो कि सबसे ज्यादा साक्षर हो, लिटरेसी सबसे ज्यादा हो, ये लक्षद्वीप हो जाएगा, 91.8% यहाँ पर है, ठीक। निम्नतम केंद्र शासित सशक्ता वाला राज्य कौन सा है, जो कि केंद्र शासित राज्य जिसका न्यूनतम लिटरेसी रेट है, ये दादर और नौगर हवेली है, जो कि 76.2% है। भारत का अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला थाड़े, जो कि महाराष्ट्र का है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत का कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला दिबांग घाटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। दिबांग घाटी बहुत कम जनसंख्या यहाँ पर है। न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य यहाँ पर देखिए दे रहा है, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। और यही पूछता कि न्यूनतम घनत्व वाला राज्य, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता, ठीक। देश के कुल जनसंख्या में नगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो देश की कुल जनसंख्या में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो नगरीय जनसंख्या आपको है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी फैक्ट बता रहा हूँ याद कर लीजिए, लिख लीजिए, एग्जाम में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सर्वाधिक दास वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या दास की वृद्धि हुआ है, यह मेघालय है, 27.9% के हिसाब से इसका दास की वृद्धि हुआ है। न्यूनतम दास की वृद्धि कौन सा हुआ है, जो कि ऋणात्मक हुआ है, ये इसका जनसंख्या घटा हुआ है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, ये नागालैंड है, ये बात ध्यान में रखिएगा, 0.6% इसका निगेटिव गया है, ठीक। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत तथा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, अगर एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब जनजातीय वाला अगर पूछे कि प्रतिशत से कौन सा है, तो मिजोरम हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो जनजातीय वाला आपको राज्य है ये मिजोरम हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से, तो मध्य प्रदेश होगा, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन भी पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये दोनों यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। ज्यादातर देखिएगा जो जनजातीय वाला लोग रहते हैं वो जंगली क्षेत्र में रहते हैं, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मिजोरम अगर पूछे कि सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से वन कहाँ पाया जाता है, तो मिजोरम हो जाएगा, और सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ पाया जाता है मतलब एसटी, तो भी मिजोरम हो जाएगा। अगर आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ आपको वन पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वहीं आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तब पर भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसलिए मैं दोनों का आपको क्वेश्चन करा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा था, ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट करा रहा हूं याद करते चलिए, 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, तभी फायदा होगा। या देखिए, अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बनता है, अम्ल और क्षार अगर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर लवण बनता है, और NaCl खाने वाला लवण का नाम है NaCl, ये ध्यान में रखें, जिसे नमक करते हैं हम लोग, साधारण नमक के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक। NaCl एक प्रकार का लवण है। अब यहाँ पर क्वेश्चन किसका हिसाब के बन सकता है, ठीक। देखिए, अम्ल वो पदार्थ को जो क्या देता है, ये प्रोटोन देता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। अम्ल के बहुत से परिभाषा दी, इसमें से एक परिभाषा ये भी है। भस्म वो पदार्थ है जो प्रोटोन को ग्रहण करता है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। भस्म वो पदार्थ है जो प्रोटोन को ग्रहण करता है। अम्ल और भस्म अपक्रिया कर क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है, ठीक। अम्ल और भस्म अपक्रिया कर क्या बनाता है, लवण और जल। देखिए, उदासीन क्रिया में बनता है, उदासीन क्रिया में क्या बनता है, लवण और जल बनता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का, और ये लाइकेन के बने होते हैं लिटमस पत्र, भी ध्यान में रखिएगा। तो अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का किया जाता है। नीले पत्र को लाल कर देता है, क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, ये कौन सा, तो अम्ल कर देगा, ठीक। और लाल पत्र को नीला कर देगा, लिटमस पत्र को, ये कौन सा, तो भस्म, जिसे क्षार बोला जाता है, ठीक। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। सभी अम्ल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जो है जल में घुलकर, यहाँ पर देखिए, सभी अम्ल जो एसिड है जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, जिसे H आयन भी बोल सकते हैं आप। भस्मों का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है, कड़वा खारा होता है, ठीक। भस्मों को देखिए, भस्म जब जल में डालिएगा तो वो क्या कौन सा आयन देता, तो वो OH- आयन देगा, ठीक। जो OH- आयन देगा, ये कौन देगा, तो जल में अगर आप भस्म को डालते हैं, ठीक। सभी लवण होते हैं, ये विद्युत अपघट्य होते हैं, तो NaCl भी एक लवण है, वो भी क्या है, एक विद्युत अपघट्य है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर पानी में आप NaCl नमक डाल देते हैं और उसमें बिजली दौड़ाइएगा तो बहुत तेजी गति से दौड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए, pH स्केल के निर्धारण से अम्लीय क्षारीयता पता चलता है। मान लीजिए ये pH स्केल है, यहाँ पर ये आपको जो होता है 7 पर उदासीन होता है, ना कि क्षारीय होता है, नहीं आपको अम्लीय होता है, ठीक। और 7 से कम जो होता है ये अम्लीय होता है, 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 के बीच में क्षारीय होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो pH स्केल किसने दिया था, ये सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन ने pH स्केल दिया था। शुद्ध, देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन का आयन सांद्रण क्या होता है, तो शुद्ध जल में क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है ये आयन का सांद्रण, ठीक। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है,
तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, 7 से अधिक क्षारीय होता है। उदासीन घोल क्या होता है, ये उदासीन घोल 7 होता है। जैसे कि आपको शुद्ध पानी का क्या होगा, 7 होगा। जैसे शुद्ध वर्षा वाला पानी का भी मान कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और वहीं एसिडिक रेन होगा, इसके अम्लीय वर्षा वाला पानी होगा, वो 7 से कम होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया कर कौन कौन निकालते हैं, तो सभी अम्ल जो धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक, समान व्यक्ति का रक्त का आपको पीएच वैल्यू क्या होता है, तो ये आपको एक प्रकार का क्षारीय होता है पीएच, और ये 7.4 के करीब होता है रक्त का पीएच वैल्यू। यहां से मैं आपको बता दिया जो भी आपको अम्लीय क्षारीय से क्वेश्चन बनता था। अब आगे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप कर लीजिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आया था कि बीजेपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए बीजेपी की स्थापना जो किया गया था, अब देखिएगा तो ये किया गया था 1980 में, 1980 में किया गया था। और जो मुख्य पार्टी है भारत में वो भी देख लीजिए, जैसे बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी बोला जाता है। ठीक, जो कि हाथी, इनका आपको चित्र देखिएगा हाथी वाला मायावती जी का, तो ये 1984 में इसका हुआ था गठन। ठीक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम जिसे बोला जाता है 1964 में इसका गठन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे सीपीआई बोला जाता है 1925 में, सबसे पुराना पार्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपको कांग्रेस के बाद। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि है इसका आपको देखिएगा तो 1885 में हुआ था। ओम ऑक्टोबियन हुरुम ने इसकी स्थापना किया था। भूमेश चंद्र बनर्जी ने सबसे पहले इसकी अध्यक्षता किया था, और इसका सबसे पहला बैठक ही हुआ था मुंबई में। ठीक, अब देखिए अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिसे बोला जाता है, ये 1999 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक, ये आप देखिएगा महाराष्ट्र वाला गुजरात वाले क्षेत्र में मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी जिसे बोला जाता है पश्चिम बंगाल में, अभी ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, टीएमसी से ही आती है। ये 1998 में ये कांग्रेस से ही कटकर बना था। नेशनल पीपुल्स पार्टी ये 2003 में आपको बना था। जो भी पार्टी बना था मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल श्रम के आपको विरुद्ध अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन दिया था कि बाल श्रम के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है ये कौन सा मौलिक अधिकार है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार दो प्रकार के आते हैं, एक तो बालक श्रम और एक बाल श्रम। आर्टिकल 23 में बालक श्रम है, इसकी बलपूर्वक श्रम नहीं कराना है, और आर्टिकल आपको 24 में बाल श्रम है। चलिए इस बारे में मैं बता देता हूं, फंडामेंटल राइट के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और हमारे संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका आपको दिया हुआ है। देखिए ये साफ साफ दिया हुआ है, और इसे ही हमारे संविधान का क्या बोला जाता है, हमारे संविधान के भाग 3 को ही जो संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको आपातकाल लागू होता है, यहाँ पर देखिए इसे आपको संशोधन हो सकता है, और राष्ट्रीय आपात के दौरान 352 में जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़कर इसकी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को छोड़कर आपको सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो। और निलंबित कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में दिया हुआ है, और उसके बाद आपको राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में दिया है, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में दिया है। और ये सभी प्रावधान कौन लागू करते हैं, राष्ट्रपति लागू करते हैं। ठीक, हमारे जो आपको मूल संविधान था उसमें जो मौलिक अधिकार आपको थे, जो कि ये भाग 3 में थे, ये पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं, क्योंकि जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे अब लीगल राइट बना दिया गया है। और ये कब बनाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बना दिया गया, और आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के एफ को हटा दिया गया, और इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, और इसे लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, इसकी कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे लागू कराने के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अब चलिए देख लीजिए कौन कौन अधिकार है। तो पहले समता या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक 5 आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब स्वतंत्रता का दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया है, और प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है, आर्टिकल 19 में है। और आपको जीवन की स्वतंत्रता या जीवन के रक्षक की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, शुद्ध वायु लेने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, और आर्टिकल 21 के ए में क्या दिया हुआ है, राइट टू एजुकेशन के बारे में दिया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अब देखिए तीसरा, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार कब दिया है, यही आपके क्वेश्चन पूछा था ना, जो शोषण के विरुद्ध के अधिकार में कौन कौन आता है, आर्टिकल 23 आता है, आर्टिकल 24 आता है। तो इसलिए इस बारे में हम बारीकी से देख लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव दुर्व्यवहार और बालक श्रम के प्रतिषेध। बालक श्रम इसकी बलपूर्वक श्रम कराना, किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर और उसको पैसा वैसा नहीं देना, और दिन भर आपको मतलब कि जानवर की तरह खटाना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी या किसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए अगर आपको सरकार की जरूरत पड़े तो ये आर्टिकल 23 में आपको उल्लंघन करते हुए आपसे काम करा सकता है। इसकी जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रीय सेवा करने के लिए। अब राष्ट्रीय सेवा कीजिएगा तो किसी एक के लिए थोड़े ना कीजिएगा, पूरे राष्ट्र के लिए कीजिएगा। अनुच्छेद 24 देखिए, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब ये अनुच्छेद 24 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने,
खाने और अन्य किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता है। यही आपको आर्टिकल 24 में दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। अगर पूछे कि जो पंजाबी लोग होते हैं ये कृपाण धारण करते हैं, पगड़ी लगाते हैं, छुरा रखते हैं, ये सब कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 के ही तहत, ये बात ध्यान में रखिएगा। पांचवा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया हुआ है। और जो छठा आपके अधिकार दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी किए जाते हैं, जिसमें आपको उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 32 में दिया है। और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके क्या पूछा हुआ था? छठा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि 12 रन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज मारने के रिकॉर्ड किसके पास है? तो 12,000 रन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज मारने का विराट कोहली के पास है, यह ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा ही जस्ट पूछा हुआ था, ये आपको 7वां क्वेश्चन है कि 22,000 रन सबसे तेज मारने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ये भी विराट कोहली। और दोनों रिकॉर्ड किसके आपको तोड़ा गया था विराट कोहली द्वारा? ये आपको सचिन तेंदुलकर के, दोनों रिकॉर्ड पहले सचिन तेंदुलकर भी बना चुके थे। ठीक, तो ये आपको छठा और 7वां दोनों का आंसर विराट कोहली होगा। अब विराट कोहली के बारे में देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण इस समय पुरस्कार मिला हुआ है, यहां पर देखिए दशक का श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया था भारत की तरफ से? तो ये विराट कोहली को, भारत की तरफ से। ठीक, दशक का श्रेष्ठ पुरुष वनडे खिलाड़ी किसे चुना गया था? तो ये पुरुष वनडे खिलाड़ी भी भारत की तरफ से विराट कोहली को चुना गया था, मेन ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड। ठीक, फिर ये आईसीसी चुनता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दशक का श्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी किसने आपको कौन चुने गए थे? ये भी विराट कोहली चुने गए थे, मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड विराट कोहली भारत के। दशक का श्रेष्ठ पुरुष टी20 खिलाड़ी कौन चुने गए थे? तो ये भी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द डिकेड चुने गए थे विराट कोहली, ये भी भारत के। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको विराट कोहली से? दशक का श्रेष्ठ क्रिकेट भावना पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये भी आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द ईयर विराट कोहली को ही दिया गया है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन 8 देखिए, ईसापुर चांदी और किसके सिक्के बनते थे? तो चांदी के भी सिक्के बनते थे और तांबा पे किसी भी बनते थे। तो ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में चांदी और तांबर के सिक्के बनते थे, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से सिक्का से क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये देखिए 8वां आपका यही क्वेश्चन पूछा हुआ था और इसका आंसर ताम्र हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी के जो सिक्के गुप्त काल में बनाए जाते थे, क्योंकि आपको देखिएगा प्राचीन युग में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया या रुपया रूपक कहा गया था। और रुपया किसने जारी किया था? तो ये आपको देखिएगा दिल्ली सल्तनत में रुपया जो है, रुपये, ये आपको कौन जारी किया था? तो वो जारी किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में। देखिए, जबकि सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था गुप्तकालीन में? तो दिनार या स्वर्ण बोला जाता था, सोने के सिक्के। और आप सभी लोगों को पता है कि गुप्त काल में ही सबसे ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। सबसे शुद्ध सिक्के किसने जारी किया था? तो कुषाण ने जारी किया था। और सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए थे ये यूनान ने जारी किया था, यूनानी। ठीक, ये सब याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थे, गांधी जी को किसने कहा था कि वो एक वर्ष भारत को स्थिति को जायजा ले? ये कहा गया था महात्मा गांधी जब आए थे 9 जनवरी 1915 को लौटकर। इसलिए आप देखिएगा कि 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और पिछले साल ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब 1915 में लौट कर आए थे तो देखिए वो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, 21 वर्ष वहाँ पर रहे थे। और आपको 9 जनवरी 1915 में आ चुके थे भारत में आंदोलन के बारे में मुख्य भूमिका निभाने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो इन्होंने अपना गुरु किसके माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन्होंने ही आपको कहे थे कि पहले आप जाइए, अब पूरा भारत को भ्रमण कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या स्थिति है और उसके अनुसार आप आंदोलन कीजिएगा। ठीक, तो ये भ्रमण किए थे। और देखिएगा कि सबसे पहला इनका जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये उस समय कब, ये क्यों, कैसे हो गया? ये 1916 के जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, उसमें ये भाग लेने गए थे। और वहीं पर राजकुमार शुक्ल जो आए थे चंपारण से, महात्मा गांधी का नाम सुने थे, तो वो आए थे और इनसे गुजारिश किए थे, आइए चंपारण में नील के जो 3 कठिया व्यवस्था है उसके विरुद्ध काम किया जाए। ठीक, तो इसमें ये महात्मा गांधी आते हैं और फिर इनका सबसे सफल जो होता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इनका जन्म जो हुआ था पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पुर्तगालियों का गोवा विजय कब हुआ था? पुर्तगाली ने गोवा को कब छीना था? पुर्तगालियों का गोवा विजय कब हुआ था? ये 1510 में हुआ था। सबसे पहले जो आए थे भारत में ये पुर्तगाली थे और वास्को डिगामा 1498 में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और राजा जिमोरिन उसका स्वागत किया था। ठीक है, और सबसे बाद में जाने वाले भी 1961-62 में गोवा, दमन और दीप को छोड़कर जाने वाले भी कौन है? पुर्तगाली ही है। ठीक, यहाँ से जबरन उनको भगाया गया था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये मसाले के लिए, व्यापार के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अलग अलग जो यूरोपीय आए साम्राज्यवाद के विस्तार करने लगे थे। तो इसका 1500 आपको 10 हो जाएगा। अभी 11 देखिए क्या पूछ रहे हैं, माही और सोम नदी के संगम पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माही और सोम नदी के संगम पर
वाडेसार त्यौहार मनाए जाते हैं, वाडेसार त्यौहार, ठीक है, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लखनऊ में किस प्रकार की कढ़ाई कला की जाती है? जो लखनऊ है इसे नवाबों का शहर बोला जाता है, और पूछ रहा है कि लखनऊ में किस प्रकार की कढ़ाई कला की जाती है, तो ये चिकनकारी कढ़ाई कला की जाती है, ठीक। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? तो ये बिहार के, मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है और मधुबनी जिला से है, ठीक, वो आपको मिथिला वाला क्षेत्र से। पटना पेंटिंग पटना जिला से है, बिहार की, ये भी ध्यान में रखिएगा, पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा हुआ था, देखिए सभी क्वेश्चन का मैं यहाँ पर डिटेल्स डाल दिया हूँ, ऊपर का जो भी क्वेश्चन मैंने कराया ये क्वेश्चन नंबर आप देखते चलिएगा, ठीक। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो कि एनएसडीसी के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो जब उस समय आया था जो 8-9 हज़ार में बजट आने वाले थे, उसी में यह घोषणा किया गया था, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसे एनएसडीसी की घोषणा के गठन का 2008 से 9 में, तो 2009 आपके ऑप्शन में होगा तो आप लगाए होंगे, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 13 में ये क्वेश्चन था। आगामी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पर माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे बोला जाता है पीएमकेवीवाई की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत आपको 2015 में किया गया था, जुलाई 2015 में किया गया था, और इसके तहत क्या कहा गया था कि 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक, जिससे वो अपना रोजगार ले सकते हैं, रोजगार मुहैया इनको कराया जाएगा, ठीक। तो पढ़े लिखे और बीच में स्कूल छोड़ देते हैं उनके लिए ये लाया गया था। कौन सा? तो ये ध्यान में रखें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें काफी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, ठीक। अब देखिए 14 क्या था, 14 नंबर क्वेश्चन था, विश्व शिक्षक पुरस्कार किसे मिला था? विश्व शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया था? तो ये विश्व शिक्षक पुरस्कार 2020 से रंजीत सिंह दंसाले को, आपको डिंसाले हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इनका नाम पूरा अच्छे तरीका से, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रंजीत सिंह दिसाले ये हो जाएंगे, इनको दिया गया था विश्व शिक्षक पुरस्कार 2020। अब यहाँ पर देखिए किस लिए दिया गया था, ये कहाँ के थे, तो देखिए 3 दिसंबर 2020 को वार्गी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 की घोषणा लंदन में, इसकी यूके में किया गया था, ठीक। यूके की राजधानी लंदन है। अब यहाँ पर देखिए इस वर्ष यह पुरस्कार भारत जो कि महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले, यहाँ पर देखिए रंजीत सिंह दिसाले को प्रदान की जाने की घोषणा की गई थी। ये महाराष्ट्र के थे, ये ध्यान में रखिएगा। और ये क्या काम किए थे? ये काम किए थे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और देश में त्वरित करवाई क्यूआर कोड वाली पाठ्य पुस्तक क्रांति में महती प्रयास के उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। जो आपको पुस्तक में क्यूआर कोड भी लाया गया था, जिससे आपको सॉल्यूशन देख सकते थे। अब देखिएगा बहुत से पुस्तक में ये मिलता है, ठीक, इसलिए इनको ये दिया गया था। देखिए अब क्वेश्चन 15 क्या पूछा गया था, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसे अवार्ड दिया गया था? 2020 में यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपको सौरभ लोढ़ा को ये पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को 2020 में यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। अब ये क्या है, तो यंग कैरियर एंड नैनो साइंस टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिया जाता है, और ये स्थापित भी किया गया है इनके ही द्वारा। और यहाँ देखिए उन्हें इस पुरस्कार के 2 आगामी वेंडर वाला आपको होता, वेंडर आपको पढ़े होंगे, वेंडर वाल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मानित किया गया है। ज़्यादातर देखिएगा ट्रांजिस्टर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, अर्धचालक, और आपको सिलिकॉन भी एक प्रकार का अर्धचालक है, और ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल के लिए इनको बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार दिया गया था। आपसे पूछे कि जो सिलिकॉन है, जो चिप होता है आपको, उसमें भी आपको किया जाता है, सोलर प्लेट में भी सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है, ठीक। यह एक प्रकार का अर्धचालक है। क्वेश्चन 16 है, इनमें कौन एक दिमागी बुखार है? दिमागी बुखार कौन है, ये आपके सामने ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाना था। मैं यहाँ पर बता दूं, मेनिंजाइटिस भी एक प्रकार का दिमागी बुखार है। अगर ये ऑप्शन में होता, या इन्फेसलाइटिस भी अगर रहता आपके ऑप्शन में, तो ये दोनों आपको लगाना पड़ता। मतलब कि आपके ऑप्शन में अब क्या था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन जैसा पूछा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके ऑप्शन में ये होता कि मेनिंजाइटिस, तो ये आप लगाए होंगे, ठीक। ये आपका दिमागी बुखार है। चलिए मैं बता देता हूँ कुछ दिमागी बुखार के बारे में। देखिए इंसेफ्लाइटिस के बार बार आप नाम सुने होंगे, तो ये मस्तिष्क का एक तीव्र सूजन जो कि आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण ये होता है, जिसे कहा जाता है इंसेफ्लाइटिस, ठीक। मेनिंजाइटिस किसे बोला जाता है? तो मेनिंजाइटिस देखिए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली में जो सूजन आ जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस। ये भी दिमागी बुखार है। सेरिब्रिटिस किसे कहा जाता है? तो सेरेब्रम में ये इसके कारण हो जाता है। तो मस्तिष्क के सूजन जो होता है सेरिब्रिटिस कहलाता है, ठीक। स्कारलेट ज्वर किसे बोला जाता है? स्कारलेट ज्वर जो है ये संक्रामक रोग है, जिसके लक्षणों में व्यामोह और मित्रभ्रम शामिल हो जाते हैं। मतलब लगता है कि कोई सामने चीज है लेकिन वो नहीं रहता है, ठीक, भ्रम सा लगने लगता है। ये एक प्रकार का भी दिमागी बीमारी है। तो मुख्यतः 4 बीमारी आपको दिमागी है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप लगाए होंगे, ठीक। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन था, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि फैनी पुल किन देशों के बीच में है? तो फैनी जो पुल बनाया गया है फैनी नदी पर, ये आपको कौन से? तो दो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ पर देखिए कि शांतिर उग्रसेना 2021 जो आपको युद्ध अभ्यास हुआ है, ये देखिए शांतिर उग्रसेन जो 2021 इस किन के बीच में हुआ है? तो भारतीय सेना
जो है वो बांग्लादेश की सेना, भूटान की सेना और श्रीलंका की सेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास। एक तरफ बांग्लादेश था, आपको भारतीय सेना भी आमंत्रित था, भूटान की सेना और श्रीलंका मतलब पड़ोसी देश जो बांग्ला के हैं इनको आमंत्रित किया गया था और ये शांतिर उग्र सेना अभ्यास किया गया था। ठीक, ये क्यों किया गया था तो आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था और उसका 50 साल पूरा हो गया है। और ये आपको इसके पिता, राष्ट्रपिता किसे बोला जाता है तो बंगबंधु को, जो कि आपके देखिएगा कि जो बांग्लादेश को अलग करने में पाकिस्तान में सबसे बड़ा इनका योगदान था और ये पहले प्रधानमंत्री बने थे। शेख हसीना इनकी अभी जो बेटी है ये प्रधानमंत्री बनी हुई है, ये आपको बांग्लादेश का। ठीक, और आप जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश अलग हुआ था। अब अगला देखिए, संप्रति आपको 9 जो 2011 में हुआ, 2021 में हुआ था, संप्रति 9 2021 में, ये किन दो देशों के बीच में हुआ था तो यही भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था संप्रति। ठीक, और ये शिलोंग के लगभग 30 किलोमीटर दूर उमरोई में शुरू किया गया था। ये युद्ध अभ्यास था, ये भी सेना के बीच में अभ्यास था। ठीक, 14 दिवसीय अभ्यास था, सैन्य अभ्यास। ये पूछ सकता है। देखिए, दो ट्रेन के बारे में भी पूछ सकता है बांग्लादेश का। पहला नंबर, दो ट्रेन चलाई जाती है, एक मैत्री एक्सप्रेस जो कि भारत और बांग्लादेश की चलने वाली रेलगाड़ी है, बंधन एक्सप्रेस नामक साप्ताहिक वातानुकूलित ट्रेन की हर रविवार को कोलकाता से खुलना के बीच में ये चलने वाला है। कौन सा? बंधन एक्सप्रेस। तो बंधन और मैत्री दोनों कहाँ से चलता है? भारत और आपको बांग्लादेश में। क्वेश्चन 18 देखिए, लाल सागर तथा ओमान सागर किस महासागर में स्थित है? लाल सागर हुआ, यहाँ पर देखिएगा लाल सागर है, ओमान सागर देखिएगा यहाँ पर स्थित है। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये आपको देखिएगा अंडमान निकोबार यहाँ पर सागर है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो ये जो भी आपको सागर है ये हिंद महासागर में ही पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हिंद महासागर में। देखिए, प्रमुख कुछ महासागर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसका आकार कैसा है? ओ आकार का ये होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब पूछे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा आपको भूकंप, ये सभी आपको किस में आते हैं? तो प्रशांत महासागर में ही आते हैं। ठीक, रिंग्स ऑफ फायर जो है जहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आता है वो प्रशांत महासागर में ही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अटलांटिक महासागर दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल के हिसाब से आपको अटलांटिक महासागर आता है, इसकी बड़ा के हिसाब से, और ये आपको एस आकार का है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आपसे ये पूछे कि समय रेखा किससे पार होती है, तो समय रेखा जो है इसकी आपको टाइमलाइन जो पार होती है ये अटलांटिक महासागर से पार होती है। लेकिन अगर यही पूछे इंटरनेशनल टाइमलाइन के बारे में हम बात करें, ठीक, और यही पूछे कि इंटरनेशनल डेट लाइन किससे पार होती है, तो वो प्रशांत जो है महासागर, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर है इसे क्या बोला जाता है? इसे समय रेखा बोला जाता है। और 180 डिग्री जो देशांतर है इसे क्या बोला जाता है? इसे दिनांक रेखा बोला जाता है। ठीक, दिन वाला रेखा, जो कि आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रशांत महासागर से और 0 डिग्री आपको जो देशांतर रेखा है ये आपको अटलांटिक महासागर से, जो कि समय रेखा जिसे बोला जाता है, पार होती है। ठीक, अब देखिए हिंद महासागर जो है इंडियन ओशियन, इसका आकार कैसा है? तो ये इसका आकार देखिएगा भी आकार का है। देखिएगा भी आकार का, जैसे कि हमारा परिदीपीय भारत है उसके नीचे ही यही स्थित है, तो ये भी आकार का है। फिर आपको आर्कटिक, तो आर्कटिक महासागर कैसा आकार है? तो इसका देखिएगा ये आपको उत्तरी तरफ बनता है और ये उत्तरी तरफ डाब्लू आकार का बनता है आर्कटिक महासागर। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये बर्फ से ढका रहता है। और फिर एक आप लास्टवा में आ जाता है अंटार्कटिका, एक महाद्वीप भी है और महासागर भी इसके क्षेत्र वाला में है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। हम पूछे अगर मुख्यतः कि महाद्वीपों की संख्या कितना है पूरे विश्व में, तो ये 7 महाद्वीप है, ये भी ध्यान में रखिए, जिसमें से आपको सबसे बड़ा और सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से भी, जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। ठीक, अब देखिए 19 देखिए क्वेश्चन, हिंद महासागर किस आकार के है? माफ कीजिएगा, हिंद महासागर किस आकार में है? अब देखिए ये तो आकार में अगर पूछेगा कि अगर आकार में, ये आप लोग जानते हैं कि वो आकार में पूछा था, तीसरा पूछा था, मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा था, या आपको उसका पूछा हुआ था कि वो किस आकार का है, तो भी आकार अगर ऑप्शन में होगा तो वो भी आपको लगाना होगा। अगर तीसरा होगा, इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा होगा तो आप तीसरे लगाए होंगे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मलेरिया रिपोर्ट 2020 में, मलेरिया रिपोर्ट जो 2020 आया था इसमें क्या कहा गया था? यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस देश का रहा? तो जो मलेरिया रिपोर्ट 2020-21 आया था इसमें आपको किसको मलेरिया मुक्त कर दिया गया? सबसे बड़ा देश आपको जनसंख्या के हिसाब से चाइना, हमारा पड़ोसी देश है चाइना, और इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया था किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी जनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, तो मैं आपको बता दिया चीन आपको मलेरिया मुक्त हो गया है और हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हमारा भारत का क्या है? 2030 तक ऐसा है कि मलेरिया मुक्त कर लेना है। भारत सरकार का ये मलेरिया मुक्त जो लक्ष्य बनाया गया है ये 2030 तक है। ठीक, पूर्ण रूप से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत के किस क्रिकेट कप्तान ने सबसे पहले इंग्लैंड में एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच खेले थे? इंग्लैंड श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच खेले थे या 2 टेस्ट मैच जीते थे, ये भी आपको पूछ सकता है। तो ये जीते थे, यहाँ पर पूछा हुआ है, जो लगातार 2 टेस्ट मैच जीते थे। तो देखिए सबसे पहले अगर देता है तो ये कपिल देव हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत से अब लोग बोल रहे थे कि सर ऑप्शन में धोनी भी था, राहुल द्रविड़ भी था,
कोहली भी था। तो देखिए बहुत लोग बहुत बता रहे हैं, सचिन तेंदुलकर भी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये कपिल देव हो जाएंगे, ठीक। और सबसे पहले विश्व विजेता भी जो बना था भारत वर्ल्ड कप में, ये कपिल देव के ही कप्तानी में बना था, ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन जैसा पूछा हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाइएगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें कपिल देव हो जाता, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन से क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो विटामिन डी का जो पूछा हुआ है रासायनिक नाम, मैंने बोला था पहले ही तैयारी कर ये सब जाइएगा। तो ये कैल्सीफिरोल है। और विटामिन डी कहाँ मिलता है, सूरज के प्रकाश में मिलता है, ठीक। चलिए कुछ विटामिन का जो भी अब पूछ सकता है आगामी एग्जाम में मैं बता देता हूँ। विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में मिलता है। और विटामिन ए अब जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है और सबसे ज्यादा गाजर में मिलता है, ठीक। विटामिन बी वन का नाम क्या है, थायमीन है। और इसकी कमी से बेरी रोग हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। विटामिन बी टू का क्या नाम है, राइबोफ्लोविन है। और इसे त्वचा फटना, आंख का रोग होना, आंख लाल होना, ये सब विटामिन बी टू के कारण होता है, ठीक। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, पेटोथोनिक है। पेटोथोनिक यहाँ पर देखिए, पेटोथोनिक यहाँ पर है। और ये आपको पैरों में जलन हो जाता है, बाल सफेद होना, ये सब आपको विटामिन बी थ्री का लक्षण है। विटामिन बी, अब बी5 देखिए, बी5 का क्या नाम है, निकोटिनोमाइड, जिसे निपासिन भी बोला जाता है, निकोटिनिमाइड विटामिन बी5 का है। और इसे मासिक विकार हो सकता है विटामिन बी5 के कारण, ठीक, कमी के कारण। विटामिन बी6 देखिए, पैरोडिक्सिन इसका नाम है, ये बहुत बीबीआई है, ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगा। विटामिन बी सी का नाम पायरोडोक्सिन इसका नाम है। और इसके कमी से होने वाले रोग एनीमिया हो सकते हैं, चर्म रोग हो सकते हैं, ठीक। एनीमिया मीन्स खून की कमी। विटामिन बी7 देखिए, विटामिन बी7 का क्या नाम है, तो इसका नाम है बायोटीन। बहुत बीबीआई क्वेश्चन बायोटीन है। और इसमें बालों का सफेद होना या झरना, ये आपको मुख्य लक्षण के रूप में कमी के कारण होता है, विटामिन यहाँ पर बी7 के कमी के कारण, ठीक। विटामिन बी12 देखिए, विटामिन बी12 सबसे बीबीआई क्वेश्चन एकदम 3 स्टार दीजिए। ये 1 से 2 बार 3 बार भी क्वेश्चन आपके अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। और बार बार पूछा जाएगा। रासायनिक नाम है साइबोकोबालिन। और इसके कमी से होने वाले रोग एनीमिया रोग है, पांडु रोग है, ये याद रखिएगा। विटामिन बी12। विटामिन सी का देख सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। और इसके कमी से होने वाला लोग अस्कर्बी है, मसूड़े में खून को आना, ये सब विटामिन सी का है। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी का कौन सा है, तो विटामिन डी है कैल्सीफेरोल नाम है विटामिन डी का। और ये आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, रिकेट्स बीमारी हो सकता है। विटामिन ई का देखिए, टेकोफोरोल, विटामिन ई का नाम है टेकोफोरोल होता है। और रोग जनन, जैसे रोग जनन जो क्षमता की कमी हो जाती है, नपुंसकता आ सकता है, ये विटामिन ई की कमी के कारण ही आ सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। विटामिन टी है के जो है, इसे क्या बोला जाता है, फिलोक्विनिन बोला जाता है। और इससे क्या होता है, इसकी कमी से रक्त थक्का नहीं जाता है, इसके रक्त का क्लोटिंग नहीं होता है, ठीक। तो ये था विटामिन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एफडी बीमा पॉलिसी 2020 के बजट में 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो एफडी बीमा पॉलिसी 2020 जो बजट आया था, इसमें 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये मुख्य रूप से क्या है, चलिए मैं इस बारे में समझा देता हूं। देखिए, जो हमारे वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने बजट के दौरान इस बात को ऐलान किया है कि सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड डी गारंटी को बैंक जमा बीमा संरक्षण 5 गुना कर 5 लाख रुपया तक कर अनुमति दे दी गई है, ठीक। यह पहले 1 लाख रुपया तक था, लेकिन अब 5 लाख रुपया तक हो सकता है। बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो सिर्फ जमाकर्ता को 1 लाख रुपए ही सुरक्षा गारंटी थी, लेकिन अब यह कितना कर दिया गया है, 5 लाख रकम कर दिया गया है। पहले 1 ही लाख था कि अगर वह डिफॉल्ट कर जाता है बैंक तो 1 ही लाख तक मिल सकता है, लेकिन आप अगर जमा किए 5 लाख तो 5 लाख तक भी मिल सकता है। ये 5 गुना मतलब 5 लाख कर दिया गया है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन 24 देखिए, गुरुमुखी लिपि की रचयिता कौन है। जो गुरुमुखी लिपि है इसकी रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो इसकी रचयिता गुरु अंगद है। गुरुमुखी लिपि है, जो गुरुमुखी लिपि इसके अंगद है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो कि आपको 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उसके बाद जो गुरु घोषित कर दिए थे, गुरु ग्रंथ साहिब को घोषित कर दिए थे। ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको जो सिख संप्रदाय या सिख आपको धर्म की शुरुआत किया जाता है, ये गुरु नानक द्वारा किया जाता है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको कब हुआ था, ये पूछ सकता है। तो ये इनका जन्म जो हुआ था, ये 1469 ईस्वी में हुआ था। और ये तलवंडी जो है नानाकाना, जो कि अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक। गुरु नानक की माता का क्या नाम था, गुरु नानक की जो माता है इनका नाम था तृप्ता। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था, कालू मेहता इनका पिता का नाम था, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछ सकता है, ठीक। गुरु नानक के विवाह किसके साथ हुआ था, गुरु नानक के जो विवाह हुआ था ये शलखनी द्वारा हुआ था, ठीक। ये देखिए इनके द्वारा हुआ था, मतलब कि इनका नाम जो है ये आपको है शलखनी, ये याद रखिए। धर्म प्रचार के लिए गुरु नानक ने किसकी स्थापना किया था, तो ये संगत पंगत, ये याद रखिएगा। धर्म प्रचार के लिए गुरु नानक ने संगत की स्थापना किया था। किस नदी के किनारे गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्त हुआ था, तो बई नदी के किनारे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बई नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नानक ने प्रभु को क्या कहा, तो नानक ने प्रभु को प्रेमिका कहा था, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। नानक किसकी पूजा पर जोर देते हैं, तो सतनाम की पूजा पर जोर देते हैं, ठीक। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, ये देखिए, ये हुए गुरु अंगद जी,
ठीक, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी को जन संधारण के मध्य गुरु अंगद ने किस लिपि का प्रचार किया था, किस लिपि को बनाया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गुरुमुखी लिपि कौन है, तो गुरु अंगद जी ने बनाया था। ठीक, लंगर व्यवस्था भी शुरुआत किसने किया था, तो गुरु अंगद ने ही शुरुआत किया था। पूर्णतः मतलब लगातार लंगर व्यवस्था की था, यह गुरु अंगद ने ही शुरुआत किया था। अब देखिए 50वां क्वेश्चन जो मतलब माफ कीजिएगा 25वां जो क्वेश्चन बनेगा आपके, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, महात्मा गांधी को कौन लंदन भेजा था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 25वां क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन लोगों द्वारा भेजा गया है कि महात्मा गांधी को लंदन किसने भेजा था। तो देखिए दो बात ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी लंदन गए हैं सबसे पहले एक बार तो पढ़ाई करने के लिए, वहां से जब आपको अफ्रीका में जा रहे थे तो वो उन्होंने एक बुक भी लिखा था। आप अगर जानते हैं उस बुक का नाम तो कमेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, वो जा रहे थे तो जहाज में ही वो लिखे थे बुक का नाम, और वो उस समय आपको जो बैरिस्टरी कर जा रहे थे। ठीक, अब ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को लंदन किसने भेजा था, तो महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी लंदन भेजा गया था और लॉर्ड इरविन द्वारा भेजा गया था। अगर ऑप्शन में लॉर्ड इरविन था तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको जो उनको वकील के तौर पर अफ्रीका ले गए थे वो उस समय लंदन से बुलाए थे, तो वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो मुझे लगता है कि लॉर्ड इरविन ही आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो इसका आंसर लॉर्ड इरविन ही होगा, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको लॉर्ड इरविन सबसे पहले लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली समझौता होता है और उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि ठीक है हम जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जाते हैं, लेकिन ये विफल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो ये 1931 में हुआ था। प्रथम 1930 में हुए थे, तृतीय आपको 1932 में हुए थे। मैं यहाँ पर बता दूं तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और इसलिए लॉर्ड इरविन ने इनको लंदन भेजने के लिए मतलब जाने के लिए आपको प्रार्थना किए थे। ठीक, तो ये टोटल 25 क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन पूरे विस्तार पूर्वक मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब भी टपकेगा आप लगा लेंगे। आप बताइए यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नहीं पूछा हुआ था आपके 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ऐसे ही मैं लगातार आपको हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन कराते रहूंगा। मैं अब शुरुआत कर दूंगा आपका जो भी एग्जाम हो चुका है पहले वो भी, और जो लगातार होगा वो भी मैं आपको कराते रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।